उदारवाद भाग 2। मैं कौशल कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। उदारवाद के इस अंक में हम उदारवाद के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। एक विचारधारा के रूप में उदारवाद का इतिहास लगभग 400 वर्ष पुराना है। इतिहास के इस संपूर्ण काल में उदारवाद का निरंतर विकास हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप मूल उदारवाद की प्रवृत्ति में पर्याप्त अंतर आया है। मूल उदारवाद में आधुनिक युग तक हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखकर संपूर्ण उदारवादी विचारधारा को दो प्रमुख वर्गों में विभाजित करने की चेष्टा की गई है। इस दृष्टि से उदारवाद के दो प्रमुख प्रकार स्वीकारे गए हैं। पहला है परंपरागत उदारवाद या नकारात्मक उदारवाद या शास्त्रीय उदारवाद, और दूसरा है आधुनिक उदारवाद या सकारात्मक उदारवाद। सबसे पहले हम परंपरागत उदारवाद या नकारात्मक उदारवाद या शास्त्रीय उदारवाद का अध्ययन करेंगे। परंपरागत उदारवाद व्यक्तिवाद के अधिक निकट है। जैसा कि व्यक्तिवादी एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति के क्षेत्र में राज्य का बहुत कम हस्तक्षेप स्वीकार करती है और ये मान के चलती है कि व्यक्ति स्वयं अपने हित अच्छी तरह जानता है। अर्थात व्यक्ति अपने हित के बारे में जितना जानता है उतना दूसरा कोई नहीं जानता, अतः व्यक्ति को अधिकाधिक स्वतंत्रता का समर्थन करता है। तो परंपरागत उदारवाद भी राज्य के कम से कम हस्तक्षेप के कारण उसे नकारात्मक उदारवाद बोला जाता है। ये प्राचीन उदारवाद है, इसलिए परंपरागत है, और शास्त्रीय उदारवाद है। तो परंपरागत उदारवाद की पृष्ठभूमि के बारे में अध्ययन करते हैं कि परंपरागत उदारवाद की उत्पत्ति का श्रेय 16वीं सदी के पुनर्जागरण आंदोलन को जाता है, जिसने मध्य युग का अंत किया तथा आधुनिक युग की शुरुआत की। इसका सरल अर्थ है कि पुनर्जागरण आंदोलन ने मध्ययुगीन जीवन मूल्यों की निरर्थकता को प्रकट किया और इस प्रकार इन मूल्यों पर आधारित और इन मूल्यों को लागू करने वाली समस्त सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक संस्थाएं भी महत्वहीन बन गईं। इस आंदोलन ने नए जीवन मूल्यों को स्थापित किया और इन मूल्यों के अनुरूप एक नई समाज व्यवस्था की स्थापना पर भी बल दिया। पुनर्जागरण की मूल प्रवृत्ति बुद्धिवादी थी और परंपरागत उदारवाद ने बुद्धिवाद को ही अपना आधार बनाया। बुद्धिवाद की मान्यता है कि ज्ञान का स्रोत एवं आधार इंद्रियातीत अनुभव या धर्मशास्त्र नहीं है। अर्थात उदारवाद ने स्वीकार किया कि ज्ञान का जो मूल स्रोत है वो धर्मशास्त्र या भावनात्मक ज्ञान नहीं है। इंद्रियातीत जो ज्ञान इंद्रियों के परे हो, मतलब काल्पनिक ज्ञान या धर्मशास्त्र ज्ञान का स्रोत नहीं है, अपितु स्वयं मानव इंद्रियां एवं बुद्धि है। बुद्धिवाद पर आधारित इस ज्ञान पद्धति को ही हम आनुभाविक पद्धति कहते हैं और परंपरागत उदारवाद ने पूर्ण आस्था व विश्वास के साथ इस पद्धति को अपनाया है। इस आधार पर
परंपरागत उदारवाद की मूल मान्यताएं निम्न हैं। पहला, व्यक्ति को सभी क्षेत्रों में राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, बौद्धिक आदि में स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। अर्थात व्यक्ति को हर क्षेत्र में स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। इसमें राज्य का कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति खुद तर्क एवं बुद्धि के आधार पर अपना व्यवहार करता है। दूसरा, स्वतंत्रता का अर्थ तमाम प्रकार की सत्ताओं से मुक्ति है। परंपरागत उदारवाद स्वीकार करता है कि वह एक तरीके से नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करता है और कहता है कि सभी प्रकार की सत्ताएं कम से कम व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करें। तीसरा है, कानूनों का आधार विवेक है, न कि आदेश। अर्थात जितने भी कानून बनाए जाएंगे वो व्यक्ति के विवेक के आधार पर बनाए जाएंगे, ना कि किसी आदेश से, अर्थात ना कि राज्य के आदेश से। चौथा है, सरकार तथा राज्य आवश्यक बुराई है। जो सरकार कम से कम शासन करे वह सर्वोत्तम है। परंपरागत उदारवाद राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है। वो कहता है कि राज्य आवश्यक है किंतु बुराई है। आवश्यक इसलिए है कि व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं, उनको रोकने के लिए राज्य आवश्यक है, अन्यथा राज्य की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति अपने विवेकशील प्राणी और तर्क एवं बुद्धि का आधार पर श्रेष्ठ जीवन जी सकता है। इसलिए इस व्यक्ति के हर क्षेत्र में शासन का कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए। अगला है, राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। परंपरागत उदारवाद ये मान के चलता है कि राज्य आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करे, क्योंकि संपत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास का प्रमुख साधन है और व्यक्ति जितनी चाहे संपत्ति अर्जित कर सकता है लेकिन अपने पुरुषार्थ के बल पर, किंतु राज्य कम से कम हस्तक्षेप करे ही नहीं। अगला है, राज्य आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद या लेसेस फेयर सिद्धांत को मान्यता। आर्थिक क्षेत्र में जिस प्रकार व्यक्तिवाद राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करता, लेसेस फेयर सिद्धांत अर्थात यद भाव्यम की नीति का समर्थन करता है कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को अच्छी तरह जानता है और संपत्ति व्यक्तित्व के विकास का मूल साधन है, इसलिए राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करे। परंपरागत उदारवाद मुक्त व्यापार तथा समझौते पर आधारित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसमें राज्य का बिल्कुल हस्तक्षेप ना हो को मान्यता प्रदान करता है। वस्तुतः यह पूंजीवादी वर्ग का आर्थिक दर्शन है। होता क्या है कि जब राज्य व्यक्ति का आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता है तो पूंजीवाद का जन्म होता है। तो परंपरागत उदारवाद या नकारात्मक उदारवाद की तार्किक परिणति पूंजीवाद है। दूसरा है सकारात्मक उदारवाद या कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत, जिसे आधुनिक उदारवाद भी कहा जाता है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में जिस औद्योगिक क्रांति का जन्म हुआ उसने 19वीं
सदी के मध्यकाल तक एक अति विकृत पूंजीवादी समाज व्यवस्था की स्थापना की। यद्यपि परंपरागत उदारवाद की आर्थिक नीतियों से उत्पन्न यह पूंजीवादी व्यवस्था आर्थिक उत्पादन एवं आर्थिक उपलब्धियों की दृष्टि से अत्यंत श्रेष्ठ थी, किंतु मानवीय संबंधों की दृष्टि से यह उस सामंतवादी व्यवस्था से भी अधिक क्रूर थी जिसका अंत स्वयं परंपरागत उदारवादी विचारधारा ने किया था। संपूर्ण समाज अति सीमित संख्या वाले पूंजीपति वर्ग और अति विशाल जनसंख्या वाले सर्वहारा वर्ग में बंट गया। इस स्थिति में आवश्यकता थी कि राज्य आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप करके संपत्ति के वितरण को न्यायपूर्ण बनाए, किंतु परंपरागत उदारवाद ने इस प्रकार के विचारों का विरोध किया और आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप की नीति का लगातार समर्थन किया। अन्याय, पूंजीवादी समाज व्यवस्था के विरोध में और सर्वहारा वर्ग के पक्ष में प्रारंभ में काल्पनिक समाजवाद का उदय हुआ और असंगठित मजदूर आंदोलन चले। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद की विचारधारा प्रस्तुत की। अन्याय एवं शोषण पर आधारित पूंजीवादी समाज व्यवस्था की स्थापना के प्रसंग में दो तथ्य उभर कर आए। पहला, परंपरागत उदारवाद की असफलता प्रमाणित हुई है और दूसरा, मार्क्सवाद के रूप में क्रांतिकारी समाजवाद की स्थापना हुई है। वस्तुतः ऐतिहासिक दृष्टि से ये दो ऐसे प्रमुख तथ्य हैं जिनकी पृष्ठभूमि में आधुनिक उदारवाद के पौधे का विकास हुआ है। आधुनिक उदारवाद मूल उदारवाद का अंत नहीं है, अब तो यह समाजवादी युग के प्रसंग में मूल उदारवाद का नवीन संस्करण है। कुछ महत्वपूर्ण बातों में परंपरागत उदारवाद तथा आधुनिक उदारवाद में अंतर है। विद्यार्थी ध्यान देंगे कि परंपरागत उदारवाद ने जहाँ व्यक्तिवाद का समर्थन किया और व्यक्ति को के आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया, फलतः परंपरागत उदारवाद से की जो तार्किक परिणति पूंजीवाद में हुई कि बहुत कम लोगों के पास, क्योंकि राज्य व्यक्ति के आर्थिक उत्पादन में या व्यक्ति के रोजगार के साधनों में हस्तक्षेप नहीं करता था, फलतः समाज की अधिकांश पूंजी एक वर्ग के पास, छोटे से वर्ग के पास एकत्रित हुई और पूंजीवाद का जन्म हुआ। एक बहुत बड़ी जनसंख्या निर्धन वर्ग की, जिसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं, की हो गई। अतः पूंजी का कुछ हाथों में केंद्रण होने से शोषण प्रारंभ हो गया और आगे चल के 18वीं सदी में दो विचारधाराओं के उदय दिखाई दिया, जिसमें सबसे पहले तो उदारवाद ने अपना संशोधन किया। उदारवाद ने स्वीकार किया कि आर्थिक क्षेत्र में राज्य का कुछ हस्तक्षेप होना चाहिए ताकि सभी वर्गों का उत्थान हो सके और शोषण रोका जा सके। आधुनिक उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ मानव मूल्यों का समर्थन करता है, शोषण का विरोध करता है। परंपरागत उदारवाद के फलस्वरूप ही, क्योंकि समाज दो वर्गों में बट गया, तो एक तीसरी विचारधारा समाजवाद का जन्म हुआ, जिसे आगे चलकर मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद के रूप में स्थापित किया। अतः परंपरागत उदारवाद ने अपने रूप में परिवर्तन किया और आधुनिक उदारवाद या सकारात्मक उदारवाद, जहाँ नकारात्मक उदारवाद राज्य के हस्तक्षेप को व्यक्ति की स्वतंत्रता या किसी व्यक्ति के किसी भी क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करता, वहाँ सकारात्मक उदारवाद कुछ क्षेत्रों में
या ये कहें कि आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार करता है। आधुनिक उदारवाद की मूल मान्यताएं। पहला, सकारात्मक उदारवाद ने राज्य को एक आवश्यक बुराई न मानते हुए एक नैतिक तथा कल्याणकारी संस्था के रूप में प्रतिष्ठित किया है। अर्थात आधुनिक उदारवाद, जहाँ नकारात्मक उदारवाद राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है, वहाँ आधुनिक उदारवाद ने राज्य को ये आवश्यक बुराई न मान के व्यक्ति का नैतिक विकास करने वाली कल्याणकारी संस्था के रूप में राज्य को स्थापित किया है। दूसरा है, राज्य तथा स्वतंत्रता में विरोध नहीं देखा गया, अपितु राज्य को स्वतंत्रता के लिए आवश्यक परिस्थितियों का निर्माणक माना गया है। जहाँ नकारात्मक उदारवाद राज्य के हस्तक्षेप को व्यक्ति की स्वतंत्रता का विरोधी मानता है, वहीं आधुनिक उदारवाद राज्य को स्वतंत्रता के लिए आवश्यक परिस्थितियों का निर्माणक माना गया है कि राज्य ही है जिसमें रह के व्यक्ति अपनी वास्तविक स्वतंत्रता का उपभोग कर सकता है। इसलिए राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए और इसलिए वह सकारात्मक स्वतंत्रता का भी समर्थन करता है। अगला है, स्वतंत्रता सकारात्मक है और इसे राज्य के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। स्वतंत्रता के दो प्रकार होते हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता बंधनहीनता है, जो व्यक्तिवाद स्वीकार करता है या परंपरागत उदारवाद स्वीकार करता है कि राज्य का हस्तक्षेप होना ही नहीं चाहिए, है ना, उन्हीं क्षेत्रों में होना चाहिए जो अति आवश्यक हैं। किंतु सकारात्मक स्वतंत्रता ये बंधन युक्त स्वतंत्रता है, जो ये मान के चलती है कि एक व्यक्ति उतना ही स्वतंत्र जो सामने वाला है, अर्थात एक व्यक्ति को जो अधिकार है वो सामने वाले को भी है। तो व्यक्ति अपने संबंधों को इस प्रकार निर्धारित करता है। तो स्वतंत्रता का ये तीसरा है, स्वतंत्रता सकारात्मक है और इसे राज्य के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक स्वतंत्रता का उपभोग व्यक्ति राज्य में रहकर ही कर सकता है। चौथा है, राज्य समाज सुधारक तथा कल्याणकारी कार्यों द्वारा स्वतंत्रता तथा व्यक्तित्व के विकास में सहायक बन सकता है। अर्थात राज्य के समाज सुधारक तथा कल्याणकारी कार्य, अर्थात राज्य समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करे और कल्याणकारी कार्यों को करे, तभी व्यक्ति सही स्वतंत्रता का उपभोग कर सकता है और अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। पांचवा है, राज्य द्वारा अर्थव्यवस्था का नियंत्रण तथा नियोजन किया जाना चाहिए। जहाँ नकारात्मक उदारवाद आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करता, वहाँ सकारात्मक उदारवाद अर्थव्यवस्था का नियंत्रण और नियोजन राज्य द्वारा मानता है किया जाना चाहिए ताकि शोषण नहीं हो। अगला है, समाज में परिवर्तन क्रांति द्वारा नहीं बल्कि क्रमिक विकास के द्वारा ही आ सकता है। निरंतर विकास का समर्थन सकारात्मक उदारवाद करता है, न कि क्रांति का। अगला है, सामाजिक परिवर्तन का लाने का सर्वोत्तम साधन संसदीय प्रजातंत्र है। सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य समाज के मूल्यों में परिवर्तन, जिसे सोशल चेंज के रूप में मानते हैं, ये तभी आ सकता है तब हम संसदीय लोकतंत्र को अपनाएं, क्योंकि लोकतंत्र उदारवाद का एक साधन है जो उदारवाद के मूल सिद्धांतों की स्थापना में सहयोग करता है। अगला है, राज्य की शक्ति पर अंकुश रहना चाहिए तथा ये असीमित नहीं होनी चाहिए। ये स्वीकार करता है कि राज्य की शक्ति असीमित नहीं होनी चाहिए, उसकी शक्ति पर अंकुश रहना चाहिए। और अगला है, पूंजीपतियों को राज्य नियंत्रित कर सकता है, उन पर टैक्स लगाकर समाज कल्याण के लिए धन एकत्रित किया जा सकता है। सकारात्मक उदारवाद का मूल उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, इसलिए सकारात्मक उदारवाद पूंजीपतियों पर टैक्स लगाकर धन एकत्रित कर समाज के अन्य सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्य करना चाहता है।
सकारात्मक उदारवाद का विकास अवरुद्ध नहीं हुआ है। नव अब जो तीसरा रूप है उदारवाद का वह है समकालीन उदारवाद, जिसका अध्ययन विद्यार्थी अगली कक्षाओं में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।